नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। कई बार क्वेरी आती है आप सबकी कि मामला है चेक का और एक अर्जी जो है फाइल हुई है 143A NI-8 की। तो वहां पर हम डिफेंस काउंसिल या जो एक्सपर्ट काउंसिल है उनकी हेल्प क्यों लें, क्योंकि हमें मालूम है कि हम जाएंगे डिफेंस काउंसिल के पास या एक्सपर्ट काउंसिल के पास तो उनको जो है फी देनी होगी। हालांकि रिप्लाई ड्राफ्ट तो कर देंगे। हमारे आसपास में जो है लोकल काउंसिल्स हैं उनसे कम फीस में ये जो है हमारा काम कर पाएंगे और हमारे केस में जो है आर्ग्यू कर पाएंगे। देखिए, जो एडवोकेट को डिफरेंशिएट करता है अन्य एडवोकेट से, क्लियर है, वो एक ही चीज है, वो है नॉलेज एंड स्किल। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जो ड्राफ्टिंग है वो एक आर्ट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये व्यू है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का। ड्राफ्टिंग आर्ट है। अगर आपने इस आर्ट को समझ लिया तो केस को जो है समझ लिया। पर ये आर्ट इतनी आसान नहीं है कि आप लिखने बैठे तो आप सही जो है लिख ही दोगे। एक एक फैक्टर पे जो है काम करना होता है, एक एक फैक्ट पे जो है काम करना होता है। तो वो कैसे होता है, इसको हम जो है समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जो कंसर्न डिफेंस काउंसिल होगा वो देखेगा स्कोप क्या है 143A NI-8 का। मान लीजिए अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं, आपको अनुभव नहीं, जो काउंसिल है उन्हें अनुभव नहीं है, कोर्ट ने कहा भाई अमाउंट पे कर दो, तो आपको लगेगा भाई अमाउंट देना ही पड़ेगा। इवन योर काउंसिल में से टू यू कि आपको अमाउंट जो है देना पड़ेगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नॉलेज नहीं है लॉ की या एक्सपीरियंस नहीं। अब यहां पर बात करते हैं एक एक्सपीरियंस काउंसिल की। वो क्या बोलेगा, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि अमाउंट देना आवश्यक है या कोर्ट का ये विवेक है। देखिए, कानून क्या बोलता है कि वर्ड जो है शैल यूज नहीं है। 143A NI-8 में वर्ड जो है यूज्ड है मे, तो इसका मतलब कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। जब कोर्ट डिस्क्रिप्शन अप्लाई करेगा तो कोर्ट क्या देखेगा, केस के मेरिट्स को, जो आपका डिफेंस है उसके मेरिट्स को, और कोर्ट को ऑर्डर पास करना है बाय अप्लाइंग द प्रॉपर रीजनिंग्स। अगर कोर्ट ने मेरिट्स को नहीं देखा, कंसर्न परिवादी के, कंसर्न अक्यूज के, या ऑर्डर जो है अनरीजन है और ये इंडिकेट कर रहा है या एविडेंट है कि कोर्ट ने माइंड अप्लाई नहीं किया है, तो वहां ऑर्डर क्या हो जाएगा, इनलीगल। तो कुल मिलाकर के जहां संभावना है डिस्क्रिप्शन की, तो वो कैसे एक्सरसाइज की जाए अक्यूज के फेवर में, और जो गाइडलाइंस है अक्यूज के फेवर में उसको कैसे पुट इन किया जाए, ये काम कौन कर पाएगा, एक एक्सपीरियंस डिफेंस काउंसिल। तो हमको ये मालूम पड़ा कि उसकी एक रिक्वायरमेंट हमें दिखाई देती है। दूसरी बात यह है कि जो ये अमाउंट है 20% का, ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। जहां चेक का अमाउंट बड़ा होगा वहीं अमाउंट भी जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, और अगर पे नहीं करोगे तो जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो अपने को फेस करने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के जो प्रिजम्पशन अपने खिलाफ है धारा 118 के, धारा 139 के, उन्हें कैसे रिब्यूट करना है, आपका प्लॉजिबल व्यू क्या होगा, उसे कैसे पुट इन करना है, वहां डिफेंस काउंसिल जो है आपकी हेल्प कर पाएगा। तो डिफेंस काउंसिल का काम क्या होता है कि जो कंसर्न केस है उसको रिव्यू करना और एक प्रॉपर रिप्लाई जो है सबमिट करना, ताकि वो रिप्लाई जो है आपका स्टैंड करे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कंसर्निंग 143A ऑफ NI-8, जिसमें साफ ये कहा गया कि कोर्ट जो है बाउंड नहीं है टू इंक्लाइन द रेमेडी। अगर स्टैंड जो है मजबूत है अक्यूज का और उसका व्यू जो है प्लॉजिबल है तो वहां पर फायदा मिल जाएगा, और इस तरह के पर्सपेक्टिव में जो इंटरम का एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो जब व्यू हमें क्लियर है, हमें करना क्या है हमें क्लियर है, तो फिर हम क्यों शांत बैठे हुए, क्लियर है बात ये। तो इसलिए आप जो प्रोटोकॉल्स हैं उस पर जो है काम करें, और किस प्रकार बेहतर काम कर पाएंगे और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी, उस कॉन्टेक्स्ट में आपको एक्सपीरियंस डिफेंस काउंसिल ही गाइड कर पाएगा। इसके अलावा जब भी केस पुटअप होगा बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट बाय परिवादी, तो उसमें उसका एक ही कॉन्टेंशन होगा कि साहब जो अक्यूज है वो डिले कर रहा है, उसका जो व्यू है वो प्लॉजिबल नहीं है, मुझे इंटरिम जो है दिया जाए। क्योंकि कानूनी प्रावधान है, राइट भी है परिवादी को, तो कोर्ट का झुकाव रहता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए जो कंसर्न डिफेंस काउंसिल है वो क्या करेगा, उसका मोडस क्या रहेगा, वो एक रिप्लाई फाइल करवाएगा आपसे। उस रिप्लाई में क्या होगा, जो कंसर्न डेट है उस पर वो डाउट क्रिएट करेगा, जो कंसर्न चेक है उसका मिसयूज जो हुआ है उस पर जो है फैक्ट को रखेगा। इसके अलावा कोई काउंटर कार्रवाई हुई है उसको जो है स्टैंड करेगा, और वो ये शो कर पाएगा कि किस प्रकार डेट जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है, किस प्रकार व्यू जो है प्लॉजिबल है, ताकि उसका भरपूर फायदा जो है मिल जाए आरोपी को। एक लगती है एप्लीकेशन 143A NI-8 की, जिसमें कहता है मिस्टर बी कि मुझसे 50,000 रुपए उधार लिया मिस्टर ए ने, और ये अमाउंट जो है मुझे उसे पे नहीं करा, मुझे मजबूरन जो है केस फाइल करना पड़ा, अब इस अमाउंट का 20% जो है मुझे दिलाया जाए एज इंटरिम कंपनसेशन। ये केवल हम पढ़ रहे हैं एक केस स्टडी को। अब मिस्टर ए को जो है नोटिस गए। अब मिस्टर ए का कहना क्या है कि मैंने ये अमाउंट उधार लिया था, ये फैक्ट, पर मैंने 50,000 के पेटे जो है चुका दिए 20,000 रुपए। अब रिमेनिंग अमाउंट कितना रहा, 30,000 रुपए, क्योंकि मेरा चेकिंग के पास में था, उस चेक का उन्होंने मिसयूज किया और पूरा अमाउंट भर करके वो चेक जो है लगा दिया। तो यहां पर मिस्टर ए क्या कर पा रहे हैं, एक प्लॉजिबल व्यू क्रिएट कर पा रहे हैं रिगार्डिंग द मिसयूज ऑफ चेक, और ये भी शो कर पा रहे हैं कि जो एलएस ड्यू अमाउंट है वो 50,000 रुपए नहीं है, 30,000 रुपए था, पर चेक का जो है मिसयूज हुआ है। जब ये प्लॉजिबल व्यू रिकॉर्ड पर आता है
तो वहां पर निश्चित तौर पर संभावना बनती है कि कंसर्न डिस्क्रिप्शन को जो है अप्लाई किया जाए मिस्टर ए के पक्ष में और उन्हें जो है राहत दी जाए। क्लियर है बात ये। तो कुल मिलाकर के हमारे केस में कई डिफेंसेस जो है हो सकते हैं कि अकाउंट हमारा नहीं है, चेक पे हमारा हस्ताक्षर नहीं है, या अकाउंट किसी अन्य कंपनी का है, या हमारे विरुद्ध जो है झूठा केस लाया गया है। ये तभी मालूम पड़ेगा जब हम केस के फैक्ट्स को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और अपने प्लॉजिबल स्टैंड लेते हुए अपने प्रॉपर रिप्लाई जो है पेश करेंगे। तो कुल मिलाकर के जो कंसर्न डिफेंस काउंसिल है ये प्रोवाइड करेगा आपको वे कि आपके राइट्स क्या है, किस प्रकार जो है कॉन्टेस्ट करना है, ताकि आप इफेक्टिव तरीके से अपने केस को जो है रिप्रेजेंट कर सकें। मैं कुल मिलाकर के ये चाहता हूं कि जो हमारी अप्रोच है वो कैजुअल नहीं होनी चाहिए, हमारी अप्रोच जो है वो रूटीन में नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज हमें कॉन्सिक्वेंस जो है फेस करना पड़ेगा। और एक बात जो है आप नोट डाउन कर लीजिए कि अगर 143A NI एक्ट में कोई ऑर्डर हो भी गया है, अमाउंट को आप पे नहीं कर रहे हैं, तो आपका बेल जब नहीं होगा, जिसके लिए रिकवरीज की रेमेडीज जो है दी गई है इटसेल्फ कानून के अंदर। तो कुल मिलाकर के हम ये बात कह सकते हैं कि अगर 143A NI एक्ट को आपको लड़ना है स्पेसिफिक तरीके से, तो आपको एक्सपर्ट ड्राफ्टिंग की रिक्वायरमेंट है, ताकि आपके स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफिक कंटेंशंस जो है रिकॉर्ड पे आ सकें और आप स्पेसिफिक तरीके से एप्लीकेशंस को जो है प्रॉपर्ली कॉन्टेस्ट कर सकें। कमजोर पक्ष आपको मरवा देगा पर एक मजबूत पक्ष आपको जितवा देगा। क्लियर बात यह है। तो इसलिए जब भी आपका पक्ष मजबूत होगा, दो बेनिफिट आप नोट कर लो। अगर आप हार भी गए, आप जा रहे हैं रिवीजन में, तो जो कंसर्न डिवीजनल कोर्ट है उसको शो तो कर पाएंगे आप कि हमने ये स्टैंड दिया था, ये पॉइंट जो है कंसीडर नहीं हुए। और अगर आप जीत गए और परिवादी गया है अपर कोर्ट में, मींस कोर्ट ऑफ रिवीजन में, तो वहां पर आप ये शो कर पाएंगे कि ऑर्डर जो है रीजन है, हमने प्लॉजिबल व्यू दिए, उस पर कोई भी चर्चा करी नहीं परिवादी ने, वो सिर्फ ये चाहता है कि उसे इंटरिम जो है मिल जाए। अगर आपका व्यू स्पेसिफिक है, व्यू जो है प्लॉजिबल है, तो वहां पर जो है अपने को फायदा मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने सारे पॉइंट जो है आपको क्लियर कर दिए, किस प्रकार जो है कॉन्टेस्ट करना है, किस प्रकार जो है प्रोसीड करना है, और हमें किस प्रकार जो है रिक्वायरमेंट रहेगी एक एक्सपर्ट डिफेंस काउंसिल की। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय राम जी की।